हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अपन ने। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 13, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब कल अपन ने लास्ट क्लास में इसको रिवाइज किया था 40 मिनट्स में। आज का टारगेट है 20 मिनट। 20 मिनट में चैप्टर पूरा रिवाइज होना चाहिए फटाफट। सबसे पहले अपन ने कहा कि हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में 4 वर्ड होते हैं। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टेटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड स्टेटिस्टिक। क्यों? क्लियर? फिर हमने कहा डेफिनेशन 2 तरीके की होती है, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन। प्लूरल का मतलब ही क्या होता है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। फिर अपन ने बात करी सिंगुलर नाउन में, तो हमने कहा ये एक साइंटिफिक मेथड है कलेक्शन का, प्रेजेंटिंग का, एनालाइजिंग का। इसी को क्या कहते हैं? साइंस ऑफ काउंटिंग या साइंस ऑफ एवरेज कहते हैं। इसका एप्लीकेशन हर ब्रांच के अंदर होता है, सारे सब्जेक्ट्स में होता है, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट, सब जगह होता है। इन्फ्रेंसेस का मतलब क्या होता है? आपके पास कंक्लूजन होता है। सैंपल के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन का क्या करते हैं अपन? प्रेडिक्शन करते हैं, इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। लिमिटेशंस में हमने कहा था कि स्टेट्स सिर्फ किसके साथ डील करता है? एग्रीगेट के साथ डील करता है। इंडिविजुअल डेटा से स्टेट्स का कोई लेना देना नहीं है। बस इंडिविजुअल आइटम की तो इतनी सी इंपॉर्टेंस है कि वो टोटल का एक पार्ट है। स्टेट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कंसर्न होता है? ओनली विद द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। लेकिन हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में बाय प्रोवाइडिंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन टू इट। हमने कहा था कि फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो भी होती हैं वो किस पर बेस्ड होती हैं? आपके पास में स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस पे। अगर वो सेट ऑफ कंडीशंस आपकी वायलेट हो जाएंगी तो उस केस में जो आपका प्रोजेक्शंस हैं वो भी इनएक्यूरेट हो जाएंगे। हमने कहा कि सैंपल, हम जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, वो किस पर बेस्ड होता है? सैंपल पर। अगर वो सैंपल आपका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का, तो फिर क्या आपके कंक्लूजन ठीक होंगे? इन्फ्रेंसेस ठीक होंगे? नहीं। डेटा की बात आई। अगला आया डेटा क्या है? डेटा क्या है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक अंडर कंसिडरेशन। बोलना है साथ साथ। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक अंडर कंसिडरेशन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कैसी हो सकती है? क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। अगर ये क्वांटिटेटिव है तो वेरिएबल, अगर ये क्वालिटेटिव है तो एट्रीब्यूट। अगर ये वेरिएबल है तो हमने बात करी वेरिएबल 2 तरीके का हो सकता है, आइदर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या कहा? कि जो फाइनाइट नंबर एज्यूम करे या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर। नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पर मिनट हो गया आपके पास, या इन अ लोकेलिटी, या नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स अ बुक कंटेन्स। ये सारे क्या एग्जांपल्स हैं? ये पॉइंट में नहीं आ सकते। जबकि अपन ने बात करी कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कि कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है विद इन द गिवन रेंज। कोई भी इंटरवल दे रखा है, उस इंटरवल के अंदर उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मींस पॉइंट्स में भी वैल्यू हो सकती है। 4 एग्जांपल याद करे थे। हाइट, वेट पॉइंट में हो सकते हैं, और सेल्स, और आपके पास में प्रॉफिट। बताओ। हाँ जी, सब्जेक्ट मतलब जैसे नेशनलिटी की बात कर ली आपने, मार्क्स की बात कर ली, ये सारी चीजें। फिर आगे अगर ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? एट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे नेशनलिटी है, जैसे जेंडर है आपके पास में, है ना, ये आ गया। कलर ऑफ अ फ्लावर, ये भी क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। डाटा को 2 तरीके से क्लासिफाई किया, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा होता है? जिसको हम पहली बार कलेक्ट करते हैं। जब पहली बार कर रहे हैं तो अपने पर्पस के लिए कर रहे हो, क्या ये 100% सुटेबल होगा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए? यस। सेकेंडरी डेटा मतलब जो ऑलरेडी डेटा कलेक्ट हो चुका है, अब उसको कोई और पर्सन यूज कर रहा है, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी डेटा। यहां तक बात समझ में आ गई? सेकेंडरी डेटा क्या 100% सुटेबल होना जरूरी है? यहां पर जरूरी नहीं है। तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा? कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड हैं। कौन कौन से? इंस्पेक्शन में, सबसे पहले इंटरव्यू मेथड, दूसरा मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, तीसरा ऑब्जर्वेशन मेथड, और क्वेश्चनर्स फिल्ड एंड सेंट बाय एन्यूमरेटर्स मेथड। क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंट बाय एन्यूमरेटर मेथड। पहला आ गया इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू में 3 तरीके के इंटरव्यू है, डायरेक्ट, पर्सनल, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोन। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टेलीफोन। अपने का डायरेक्ट में जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए उसके पास जाओ, उससे इंफॉर्मेशन ले लो, कलेक्ट कर लो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू। किस केस में? अर्थक्वेक में, नेचुरल कैलेमिटी के केस में जाकर पूछते हैं पर्सन से आपको कैसा महसूस हुआ। बात समझ में आ गई?
उसके बाद हमने कहा कि इनडायरेक्ट इंटरव्यू, जब डायरेक्ट जिस पर्सन से इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर्सन के पास अगर नहीं पहुंच सकते हो तो क्या करेंगे, ऐसे पर्सन को ढूंढो जिसके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, हम उस पर्सन से पूछ लेंगे। मींस मैंने बताया था रेल एक्सीडेंट में जिसके चोट लग गई वो तो गया हॉस्पिटल, अब हम पूछेंगे किससे, विटनेस से पूछेंगे, जो भी वहां पर चश्मदीद होंगे उनसे पूछेंगे। तो रेल एक्सीडेंट के केस में कौन सा बेटर है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। तीसरा टेलीफोन इंटरव्यू, क्विक मेथड है, नॉन एक्सपेंसिव मेथड है, वाइड एरिया कवर कर सकता है, लेकिन ओवर द फोन की बात करते हैं इसमें तो झूठ बोलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं या फोन ना उठाने के चांसेस भी ज्यादा है, नॉन रेस्पॉन्सेज मैक्सिमम होंगे इसके अंदर, तो एक्यूरेसी कम होगा, लेस कंसिस्टेंट। नॉन रेस्पॉन्सेज मैक्सिमम है टेलीफोन में। अगर सिर्फ इंटरव्यू मेथड में बात करूं तो फिर आ गया मेल्ड क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस, वेल सीक्वेंस्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लिया आपने, उसको मेल कर दिया रेस्पोंडेंट को, जिससे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको आपने मेल कर दिया, ठीक है, उसको आपने मेल किया। मेल करने के साथ साथ उसमें आपने प्रॉपर गाइडलाइंस दी हैं कि इसको कैसे फिल करना है और वापस कैसे सेंड बैक करना है, तो उसने वापस भेज देंगे। अच्छा, मेल्ड क्वेश्चनर सबसे लेस एक्सपेंसिव है, सबसे सस्ता है, सबसे इकोनॉमिकल कौन सा मेथड है, मेल्ड क्वेश्चनर। एक बार में ही तुरंत, आप फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है तो भी इसको यूज कर सकते हैं, एक बार में ही सबको मेल चली जाती है आपके पास में, तो वाइड एरिया कवर कर सकता है, ठीक है। नॉन रेस्पॉन्सेज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही है कि नॉन रेस्पॉन्सेज मैक्सिमम, अगर चारों मेथड्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा नॉन रेस्पॉन्सेज किसमें होंगे, मेल्ड क्वेश्चनर में। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या तो आप खुद इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो या कोई दूसरा कर रहा है आप उसको ऑब्जर्व करो, ये बेस्ट मेथड है, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, वाइड एरिया कवर नहीं हो सकता, स्मॉल एरिया ही कवर हो सकता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेबोरियस है ना, कवर्स ओनली स्मॉल। फिर अगला आ गया दैट इज क्वेश्चनर्स फिल्ड एंड सेंट बाय एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर्स क्या होते हैं, अपने लोकल एजेंट्स होते हैं जो जाते हैं, जिनसे इंफॉर्मेशन चाहिए रेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वो एक क्वेश्चनर लेकर जाते हैं। इसमें क्वेश्चनर कौन फिल करेगा, जो रेस्पोंडेंट है वो या एन्यूमरेटर जो एजेंट है, एन्यूमरेटर फिल करेंगे उनसे पूछ पूछ के, और फिर ये हमारे पास सबमिट कराएंगे, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंट बाय एन्यूमरेटर्स। फिर आ गया सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस क्या क्या हैं, 4 सोर्सेस थे, कौन कौन से, इंटरनेशनल सोर्सेस, गवर्नमेंट सोर्सेस, प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेस एंड अनपब्लिश सोर्सेस। स्क्रूटनी ऑफ डेटा कब कर सकते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर रिलेटेड सीरीज हो, एरिया का भी डाटा है, पॉपुलेशन का भी डेटा है, डेंसिटी का भी डेटा है, तो एरिया और पॉपुलेशन की हेल्प से क्या डेंसिटी कैलकुलेट करके क्या उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा रिलेटेड सीरीज हो तो हम उनको इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। ये अपन ने बात कर ली थी, इंटरनल कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के लिए डेटा को चेक करने को क्या कहते हैं, स्क्रूटनी करना कहते हैं। ये आपके पास इसमें क्वेश्चन भी आया था 2 चीजों के लिए, एक बार देख लेते हैं, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, ये वाला वर्ड था, एक्यूरेट एज वेल एज कंसिस्टेंट, देख लीजिए, बात समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहां पर कर दिया, यहां तक हो गया। नेक्स्ट दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन में सबसे पहली बात आई क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, डेटा को अरेंज करना इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज। ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, कि आपके पास में वो इजीली अंडरस्टूड हो, इंटरप्रेटेड हो, आपके पास में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट करे, कंपैरिजन फैसिलिटेट करे, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, कंपैरिजन पॉसिबल हो पाए। ये 3 इसके आपके पास ऑब्जेक्टिव्स थे। डेटा को कितने तरीके से क्लासिफाई किया, 4 तरीके से। क्रोनोलॉजिकल कोई क्या कहते हैं, टेम्पोरल या टाइम सीरीज डेटा। ज्योग्राफिकल कोई क्या कहते हैं अपन, स्पेशल सीरीज डेटा। तीसरा आ गया क्वालिटेटिव ऑर्डिनल डेटा, क्वांटिटेटिव कार्डिनल डेटा। 4 आ गया आपके पास। इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सा हो गया, ये लास्ट के 2, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल क्या हो जाएगा आपके पास में, नॉन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार डायग्राम की भी बात करी थी, इन दोनों में, बीच के दोनों में क्या था, हॉरिजॉन्टल, और पहले और लास्ट वाले में क्या था, वर्टिकल बार डायग्राम। क्लियर, ये हमने सारी बात यहां से कर ली। अगर डेटा को सक्सेसिव टाइम पॉइंट्स के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, टाइम सीरीज डेटा। डेटा को रीजन वाइज, एरिया वाइज डिवाइड कर रहे हैं तो ज्योग्राफिकल। डेटा को एट्रीब्यूट के रेस्पेक्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव। डेटा को वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्लासिफाई कर रहे हो तो आपके पास में वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा तो क्वांटिटेटिव। फिर आ गया मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। 3 तरीके से प्रेजेंट करते हैं, क्या तो टेक्सचुअल मोड में, या तो टैबुलर या टैबुलेशन, या फिर आपके पास में
दैट इज डायग्रामेटिक। टेक्सचुअल का मतलब ही क्या होता है, पैराग्राफ्स की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना। फिर अपन ने कहा कि ये बहुत सिंपल मेथड है, कोई भी इसमें प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स अदर मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। डल है, मोनोटोनस है, कंपैरिजन इसमें पॉसिबल नहीं होता, मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन डेटा के लिए ये रिकमेंडेड नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई। टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलेशन मतलब डेटा को प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। टेबल इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये हमने बात करी। हर टेबल में क्या होना चाहिए, एक सीरियल नंबर होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल होना चाहिए, उसकी लेंथ और ब्रेथ प्रॉपरली वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। फिर हमने कहा कि टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब और बॉडी। कैप्शन क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम और सब कॉलम। बॉक्स हेड क्या होता है, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम सब कॉलम्स इंक्लूडिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी किस में लिखते हैं अपन, बॉक्स साइड में लिखते हैं। फिर उसके बाद आ गया अपने पास नेक्स्ट, दैट इज स्टब। स्टब क्या होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रोज, और बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड्स न्यूमेरिकल फिगर्स। क्लियर यहां तक। कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है इस मेथड के अंदर आपके पास में, ठीक है। और सोर्स ऑफ द डेटा कहां लिखते हैं आप, फुटनोट में लिखते हैं। फिर हमने कहा था टेबुलेशन से क्या क्या फायदे होते हैं। कंपैरिजन एक तो फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन को, कॉम्प्लिकेटेड डेटा के लिए बेस्ट है ये, ऑल्सो भी प्रेजेंटेड। और तीसरा जो मेथड है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए भी ये मस्ट है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यूज क्या करते हैं, सबसे पहले किसको, डायग्राम्स को और पिक्चर की हेल्प से, चार्ट्स की हेल्प से अपन इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। तो मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड कौन सा होगा, डायग्रामेटिक। हिडन ट्रेंड किससे पता चलेगा, डायग्रामेटिक। एजुकेटेड अनएजुकेटेड के लिए डायग्रामेटिक, लेकिन एक्यूरेसी अगर आप प्रायोरिटी है तो फिर टेबुलेशन। तो बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन टेबुलेशन, बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन टेबुलेशन, मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर हमने कहा लाइन डायग्राम। डायग्राम्स किस किस तरीके के हो सकते हैं, लाइन डायग्राम, बायो डायग्राम और पाई चार्ट। लाइन डायग्राम का दूसरा नाम हिस्टोरियोग्राम। लाइन डायग्राम का दूसरा नाम हिस्टोरियोग्राम। अगर डेटा वेरी करता ओवर टाइम, दैट इज क्रोनोलॉजिकल डेटा है, तो हम उसको लाइन डायग्राम की हेल्प से उसको प्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा था कि लाइन डायग्राम में कैसे, इसमें लाइन डायग्राम में क्या होगा, नीचे टाइम ले लेंगे, ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। 2015 में कितने सीए फाइनल में अपीयर हुए, कितने स्टूडेंट्स, 2016 में कितने अपीयर हुए, तो ये डेटा आपके पास इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। बट अगर डेटा में वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस हो, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, तो फिर उस सिचुएशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको लोगरिथम वैल्यू के बजाय, वाई के बजाय आप क्या प्रेजेंट करेंगे, लॉग वाई प्रेजेंट करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, रेशियो चार्ट या तो लॉगरिथमिक चार्ट, रेशियो चार्ट या तो लॉगरिथमिक चार्ट। और फिर अपन ने बात करी दो चीजें, एक मल्टीपल लाइन चार्ट, एक है मल्टीपल एक्सेस चार्ट। मल्टीपल वर्ड आती मतलब दो या दो से ज्यादा रिलेटेड, 2 और मोर रिलेटेड सीरीज होनी चाहिए। वो सेम यूनिट में होंगे तो मल्टीपल लाइन चार्ट, डिफरेंट यूनिट में होंगे तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट। मल्टीपल एक्सेस की जब ही तो जरूरत पड़ेगी जब वो यूनिट सेम नहीं होंगी। क्लियर यहां तक। बार डायग्राम, बार का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड वेरिंग लेंथ। इक्वल विड्थ एंड वेरिंग लेंथ, ये आ गया आपके पास, रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड वेरिंग लेंथ। बार डायग्राम में क्या होता है, बीच में इक्वल गैप भी देते हैं अपन, है ना, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। दो तरीके का होता है, एक हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम और एक वर्टिकल बार डायग्राम। हॉरिजॉन्टल बीच के दो थे, कौन कौन से, ज्योग्राफिकल एंड क्वालिटेटिव, और वर्टिकल पहले और लास्ट वाला था, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव। ये हो गया आपके पास। फिर आ गया मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम। ये कब कंपेयर करने के लिए, दो या दो से ज्यादा रिलेटेड सीरीज को कंपेयर करने के लिए, मैचेस वगैरह में बहुत करते हैं, मैंने बताया था। तो मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम, कंपेयर रिलेटेड सीरीज। अगला था कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार डायग्राम। मैंने बताया था वो एक के ऊपर एक जब बनाते हैं, दैट इज कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स प्रेजेंट करता है, डेटा को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है। उसी को क्या बोलते हैं, डिवाइडेड बार चार्ट। बात एक ये सब डिवाइडेड या डिवाइडेड बार चार्ट या परसेंटेज बार डायग्राम्स क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कंपोनेंट्स को किसके साथ, टोटल के साथ, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल एंड कंपोनेंट्स ऑफ द होल। बात समझ में आ गई। एंड ऑल्सो रिलेटिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ द टू द होल, ये भी क्वेश्चन बना था आपके पास। सब डिवाइडेड या डिवाइडेड बार चार्ट्स में होता क्या है आपके पास, या परसेंटेज बार डायग्राम्स में जो हम ऐसे बनाते हैं ना, एक के ऊपर एक, कुछ परसेंट, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, एक तो आपस में कंपेयर कराना होता है, और एक दूसरा टोटल के साथ भी कंपेयर करना होता है कि अगर टोटल 100% है तो उसमें से कितना परसेंट ये है। क्लियर।
तो इसमें हमने कहा कि कंपैरिजन करना है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल एंड कंपोनेंट्स टू द होल। पाई चार्ट का दूसरा नाम पाई डायग्राम या सर्कल डायग्राम, ये अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद फिर नेक्स्ट ये आपके पास डायग्राम्स आ गए। फिर ये डिग्री में कन्वर्ट करना सबको आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और 360 डिग्री होते हैं पूरे सर्कल का, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय टोटल, जिसकी डिग्री निकालनी है मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 190 मल्टीप्लाई बाय 160। समझ में आ गया। और इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट वो सुगर वाला बताया था सेट बी के अंदर जो था आपके पास, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। पाई चार्ट का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये टेबल होती है, टेबलर प्रेजेंटेशन होती है स्टैटिस्टिकल डेटा की। ये करस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यू मतलब डिस्क्रीट सीरीज हो सकती है, और आपके पास ग्रुप ऑफ वैल्यूज मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी हो सकती है। हमने कहा यहां पर फिगर करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर क्लास, ये सिग्निफाई करे कितनी बार ये आइटम रिपीट हुआ है, उसी को अपन क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम्स और हाउ फ्रीक्वेंटली अ पर्टिकुलर क्लास अकर्स, उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है जो डेटा को अरेंज करता है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है इनटू अ नंबर ऑफ क्लासेस। तो हमने कहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द टोटल फ्रीक्वेंसी टू अ नंबर ऑफ क्लासेस। फिर हमने कहा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इसको क्या कह देंगे, क्या तो सिंपल या तो अनग्रुप्ड या तो आपके पास में डिस्क्रीट अनग्रुप्ड या तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो उस केस में इसको क्या कहेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बनाने दोनों आते ही आपके पास। अच्छा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, पहले क्या कैलकुलेट करो, रेंज कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। रेंज आ गई 29 kg, डिवाइड बाय क्लास लेंथ। क्लास लेंथ गिवन होगी आपको तो डिवाइड कर दो, और हायर साइड लेना ऑलवेज, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल आपके पास आ जाएंगे। ऑलवेज टेक नेक्स्ट इंटीजर। इसके बाद बात करिए आपने क्लास लिमिट। अच्छा, दो तरीके की सीरीज होती है, एक इंक्लूसिव सीरीज और एक एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज के अंदर लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है, क्या अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है? यस, उसमें अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है। बट एक्सक्लूसिव सीरीज में लोअर लिमिट तो आती है बट अपर लिमिट उसमें नहीं आती। अपर लिमिट अगली वाली क्लास में आएगी, इस क्लास के अंदर नहीं आएगी। ओवरलैपिंग कौन सी होती है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव। नॉन ओवरलैपिंग कौन सी होगी, इंक्लूसिव। समझ में आ गया। ओवरलैपिंग का मतलब एक वैल्यू 0 से 10 तो अगला आएगा 10 से 20। समझ में आ गया। 10 ही, एक की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्लियर यहां तक? अच्छा, क्लास लिमिट, चाहे वो सीरीज इंक्लूसिव हो चाहे वो सीरीज एक्सक्लूसिव हो, जो भी दिख रही है वही क्या है, क्लास लिमिट। लोअर वाले को लोअर क्लास लिमिट, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को लोअर क्लास लिमिट, मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमम अपर क्लास लिमिट। बताओ, बात समझ में आ गई? तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज दैट द क्लास इंटरवल में कंटेन, उसी को अपन लिमिट कहते हैं। मिनिमम वैल्यू एलसीएल लोअर क्लास लिमिट, मैक्सिमम वैल्यू अपर क्लास लिमिट। क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री कौन सी सीरीज में होती है, इंक्लूसिव में या एक्सक्लूसिव में? एक्सक्लूसिव के अंदर होती है। अगर सीरीज इंक्लूसिव दे रखी है तो उसमें जो डायरेक्ट दिख रही है वो तो है क्लास लिमिट्स। क्या क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी अपने को? यस। एक्सक्लूसिव सीरीज में तो डायरेक्टली पता चल जाता है, वही क्लास लिमिट्स होती हैं, वही क्लास बाउंड्री होती है। बट इंक्लूसिव सीरीज के अंदर आपको सिर्फ क्लास लिमिट्स पता चलेंगी। अगर आपको क्लास बाउंड्री निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? तो बाउंड्री कैसे निकालेंगे अपन, लोअर क्लास लिमिट माइनस डिफरेंस डिवाइड बाय 2। अगर वो सीरीज इंक्लूसिव है तो, एक्सक्लूसिव है तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। अपर क्लास बाउंड्री में प्लस करते हैं, लोअर में माइनस करते हैं, डिफरेंस बाय 2, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज मिड पॉइंट मिड वैल्यू क्लास मार्क। कैसे निकलेगा, चाहे लिमिट से निकाल लो चाहे बाउंड्री से निकाल लो। क्यों? क्योंकि जब बाउंड्री से निकालोगे तब भी एक में माइनस एक में प्लस, तो सम तो उतना ही रहेगा। तो आप दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2, सम करके डिवाइड बाय 2। एलसीएल प्लस यूसीएल डिवाइड बाय 2 या एलसीबी प्लस यूसीबी डिवाइड बाय 2। कोई डाउट किसी को? विड्थ और साइज ऑफ क्लास इंटरवल, इसी को क्लास लेंथ भी कहते हैं। ये हमेशा किससे निकलती है, ओनली क्लास बाउंड्री से। तो डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके के होंगे आपके पास में। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा करके, क्या तो लेस देन या तो मोर देन। अपन ये बात कर ली, तो लेस देन क्यूमुलेटिव, मोर देन क्यूमुलेटिव। अच्छा, लेस देन का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ।
नीचे से ऊपर जाएगा, मोर देन का ऊपर से नीचे आएगा, जहां इंटरसेक्ट करता है वही आपके पास में, इनको क्या बोलते हैं वैसे, ओजाइव्स बोलते हैं, और जहां होगा यहां पर ये मीडियन आ जाएगा आपके पास। तो ये क्वार्टाइल्स निकल जाती हैं या मीडियन निकल जाता है ओजाइव की हेल्प से, ये बाद में आएगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, और क्लास लेंथ लिमिट से निकलती है, बाउंड्री से निकलती है, बाउंड्री से निकलती है। फिर अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक आपके पास में, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 to 1। क्या 0 और 1 इंक्लूडेड है कि नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 0 और 1 इंक्लूडेड है इसका मतलब एक ही नंबर ऑफ क्लास होगा, फिर तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो इनका टोटल क्या बनेगा आपके पास में 1, और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखा है तो 100। फिर अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का दूसरा नाम एरिया डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ गया, तीसरा आ गया ओजाइव्स या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स। हिस्टोग्राम की बात कर रहे हैं, एरिया डायग्राम। क्या हिस्टोग्राम के अंदर फ्रीक्वेंसीज का कंपैरिजन हो पाता है, यस। अच्छा, बार डायग्राम में और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर वो गैप नहीं होगा, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बनेंगे। क्या सारे रेक्टेंगल सेम विड्थ के बनने जरूरी हैं, नहीं, क्योंकि अगर आपके पास में यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल है तब तो ये सेम विड्थ के बन जाएंगे, ठीक है, तब तो हम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं। बट अगर ये अनइक्वल यूनिफॉर्म ना हो सारे क्लास इंटरवल, कोई किसी का गैप क्लास लेंथ 10 है, किसी का 15 या किसी का 20 है, तो अपने को फ्रीक्वेंसी की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। ध्यान रखना, टोटल फ्रीक्वेंसी तो रिलेटिव होती है। क्या कंपैरिजन हो पाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसीज का हिस्टोग्राम में, यस, पॉसिबल है। अच्छा, ये किससे बनेगा, ये इंक्लूसिव सीरीज से बना सकते हो क्या हिस्टोग्राम, नहीं, क्योंकि क्या चाहिए, ओवरलैपिंग आपको चाहिए। क्लास लिमिट्स को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं जब क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म होते हैं, और जब यूनिफॉर्म नहीं होते तो क्या यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करेंगे। और हिस्टोग्राम से क्या निकलता है, मोड निकलता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आपके पास में जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसमें इस तरीके से क्रॉस बनाओगे, और फिर जो भी ये वैल्यू इंटरसेक्ट करेगा उसके नीचे जो वैल्यू आएगी दैट इज मोड। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कैसे बनता है, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करोगे तो हम कहेंगे उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और अगर फ्री एंड से ज्वाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जनरली डिस्क्रीट के लिए बनता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है। बट क्या इसको ग्रुप्ड के लिए भी बनाया जा सकता है, यस, मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए क्या हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि सारे क्लास लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, प्रोवाइडेड द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल्स रिमेन्स द सेम। इसके बाद आ गया ओजाइव्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो ओजाइव्स में आते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन या तो मोर देन, दो तरीके के होते हैं, और इनसे क्या निकालते हैं अपन, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स कितनी होती है, कितने पार्ट में डिवाइड करता है क्वार्टाइल, मतलब 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में। और होते कितनी क्वार्टाइल्स, 3 होंगी क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब क्या है, इससे बिलो कितनी परसेंट ऑब्जर्वेशन, 25%, और इससे अबव 75%। सेकंड क्वार्टाइल का मतलब बिलो 50 और अबव भी 50। सेकंड क्वार्टाइल को मिडिल क्वार्टाइल या इसको क्या कहते हैं अपन, मीडियन कहते हैं। तो ओजाइव की हेल्प से क्या निकल जाता है आपके पास, मीडियन निकल जाता है, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद आ गया फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, फ्री हैंड कर्व है, स्मूथ कर्व है, ये लिमिटिंग फॉर्म है। किस चीज की लिमिटिंग फॉर्म है आपके पास, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों की लिमिटिंग फॉर्म है, दोनों की लिमिटिंग फॉर्म है ये, तो इसलिए दोनों की लिमिटिंग फॉर्म है, तो इसमें एंड ही आएगा, ध्यान रखना। 4 टाइप्स, कितने फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं, 4 तरीके के हैं, बेल शेप्ड, यू शेप्ड, डे शेप्ड और मिक्स्ड कर्व। बेल शेप्ड सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड है इनमें से वो कौन सा है, बेल शेप्ड। बेल शेप्ड का मतलब स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी लो रहेगी और एक्सट्रीम लेवल पर भी फ्रीक्वेंसी लो रहेगी, बीच में क्या होगा आपके पास हाईएस्ट, लोवेस्ट होगी सुबह, मतलब एक टाइम पे लोवेस्ट होगी एक्सट्रीम पर, फिर मैक्सिमम पहुंचेगा और फिर दूसरे एंड पर भी लोवेस्ट आ जाएगी। तो अपने ये बात कर ली थी, ये किस में यूज होता है, हाइट, वेट, प्रॉफिट और मार्क। हाइट, वेट, प्रॉफिट और मार्क। मैंने रीजन भी दिया था कि हाइट 2 फीट बहुत कम लोगों की होगी, लेकिन 5 या 6 फीट पर आएगा तो मैक्सिमम होगी, 8 फीट फिर दोबारा से लोगों की बहुत कम लोगों की होगी। नंबर में भी ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में नंबर कम होते हैं बट एवरेज मार्क्स ज्यादातर बच्चों के एवरेज मार्क्स होते हैं, और फिर जो हाईएस्ट होते हैं वो भी बहुत कम बच्चों के ही होते हैं, तो वो बेल शेप्ड को फॉलो करते हैं। दूसरा हो गया आपके पास में यू शेप्ड। यू शेप्ड में क्या होता है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगी, फिर बीच में मिनिमम पर आएगा और फिर मैक्सिमम, दैट इज ट्रैफिक।
ट्रैफिक सुबह बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीम लेवल पर होता है, शाम को एक्सट्रीम लेवल पर होता है, और दिन में ट्रैफिक कम रहता है, तो वो यू शेप्ड को फॉलो करेगा। जे शेप्ड का मतलब क्या होता है, इनिशियली कम रहेगी और उसके बाद आपके पास अदर एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएगी, अदर एंड पे। और मिक्स्ड कर्व का मतलब इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए अब हम क्वेश्चन और कर लेते हैं रिवाइज फटाफट। देखो ये आपके पास में टोटल 60 क्वेश्चन हैं, 15 मिनट का टारगेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसमें से कहा लैटिन स्टेटस ठीक है, इटालियन स्टेटस है ठीक है, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक ये गलत है। स्टैट्स इज डिफाइंड, न्यूमेरिकल डेटा, जब भी अपन बात करेंगे कि न्यूमेरिकल डेटा तो वो क्वांटिटेटिव की बात करता है, और वो जब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात करेगा तो वो किस में आना चाहिए, प्लूरल सेंस में आना चाहिए। बट ये इसका आंसर क्या दे रखा था, अपने चेक करना था, डी दे रखा है, तो यही है आपके पास। ये कल सेव क्यों नहीं हुआ फिर, ये न्यूमेरिकल डेटा में प्लूरल सेंस, ठीक है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डाउट हो उसको मार्क कर लिया करो, बार बार बता रहा हूं, उसको नेक्स्ट डे जरूर पढ़ना है। स्टेट्स इज अप्लाइड इन, सब जगह लगता है स्टेट्स, तो स्टेट्स इज कंसर्न्ड विद, बताओ स्टेट्स आपके पास कहां कंसर्न्ड होगा, आपके पास कंसर्न्ड विद क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है, बट इसका आंसर गलत था। मैंने कहा था कोरिगेंडम में चेक करना, क्या चेक किया आप लोगों ने, नहीं, आज अभी इसको आप कोरिगेंडम में चेक कर लेंगे। एट्रीब्यूट क्या होती है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम बताओ, इनकम क्या बताया था मैंने आपको, वैसे कॉन्टिन्यूअस बताया था, बट इसका एग्जाम आंसर क्या दे रखा है आपके पास में, डिस्क्रीट दे रखा है आपके पास, पीछे देख लो आंसर डिस्क्रीट ही दे रखा है। इसको एक बार कोरिगेंडम में इसको भी चेक कर लेना। मार्क्स क्या होते हैं बताओ, मार्क्स क्या होंगे आपके पास, डिस्क्रीट। एग्जाम्पल दिया था मैंने, आईसीआई कभी भी पॉइंट्स में मार्किंग नहीं करता है। नेशनैलिटी क्या होगी आपके पास, एट्रीब्यूट हो जाएगा। ड्रिंकिंग हैबिट क्या हो जाएगा आपके पास, एट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कल किए थे, कल सेव नहीं किया इसका मतलब मैंने ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एज क्या होती है आपके पास बताओ, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एज तो पर डे के हिसाब से चेंज होगी आपके पास, दिस इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, पहले कलेक्ट हो चुका है, अब कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा। द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट्स विद द मेजरिंग टेप, मतलब पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन, तो ये कौन सा डेटा है, प्राइमरी डेटा। द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय, बताओ प्राइमरी डेटा के कलेक्ट करने के 4 मेथड थे, क्या ये तीनों हैं, ऑल दिस क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, इन तीनों में से अगर वैसे ओवरऑल पूछूं क्विकेस्ट मेथड तो मेल्ड क्वेश्चनर, बट इन तीनों में से कौन सा होगा, टेलीफोन इंटरव्यू। इन चारों ऑप्शन में से टेलीफोन इंटरव्यू में सबसे जल्दी हो पाएगा। बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा, नेचुरल कैलेमिटी के केस में बेस्ट मेथड कौन सा है, खुद जाकर पूछेंगे तो पर्सनल इंटरव्यू, और रेल एक्सीडेंट के केस में चश्मदीद से पूछेंगे, विटनेस से पूछेंगे तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू। विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट एरिया, कौन सा कवर करता है, मेल्ड क्वेश्चनायर, क्लियर। अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्सेज मैक्सिमम किस में होंगे, मेल्ड क्वेश्चनायर में, ओवरऑल मेल्ड क्वेश्चनायर में होते हैं, वैसे टेलीफोन में अगर इंटरव्यू मेथड में दे रखा हो तो। सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, तो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा सारे के इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेज, बाकी प्राइमरी नहीं था, प्राइवेट प्राइमरी नहीं था, ये सब नहीं था आपके पास में, समझ में आ गया। इंटरनल कंसिस्टेंसी को कब चेक किया जा सकता है, जब 2 या 2 से ज्यादा सीरीज दे रखी हो, या नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज, तो ये वाला आंसर होगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसमें रिलेटेड होना जरूरी है, समझ में आ गया ना, 2 या 2 से ज्यादा, और वो कैसी होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय, कैसे कर सकते हैं, 2 वर्ड बताए थे, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी, कैसे चेक कर सकते हैं, स्क्रूटनी, ये मैंने बता दिया था, अभी आपको हाईलाइट कराया। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कौन कौन से होते हैं बताओ, तो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन आपके पास यही होंगे, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, बेस्ट मेथड कौन सा होता है, एक्यूरेशन, एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबुलर होगा आपके पास में, एक मिनट, टेबुलर। मोस्ट एट्रैक्टिव मेथड दैट इज डायग्रामेटिक मेथड हो जाएगा। कैप्शन आपके पास में क्या है फॉर टेबुलेशन, दिस इज अपर पार्ट ऑफ द टेबल, लोअर पार्ट ऑफ द टेबल, मेन पार्ट ऑफ द टेबल, या अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब द कॉलम एंड सब कॉलम, तो ये आपके पास कैप्शन आ गया। स्टब क्या होता है आपके पास, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग, तो ये वाला लगा दूं। हाँ, कुछ बच्चे एक्साइटमेंट में गड़बड़ करते हैं पेपर में, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, बिना ऑप्शन को पढ़े आंसर कभी भी नहीं करना है। एंटायर अपर पार्ट, जैसे ही एंटायर अपर पार्ट आएगा टेबल का, उसी को क्या कहेंगे अपन,
बॉक्स साइड यूनिट ऑफ मेजर है, यूनिट ऑफ, ये देखो बॉक्स साइड यूनिट ऑफ मेजरमेंट किस में लिखते हैं अपन, बॉक्स साइड में लिखते हैं। और अगला सोर्स आएगा आपके पास, सोर्स ऑफ द डेटा किस में लिखते हैं, फुटनोट में लिखते हैं। स्टेटमेंट कौन सी गलत है टेबुलेशन के लिए, ये कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है, ये बात सही है, लेकिन रोज एंड कॉलम दोनों में करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोज में करता है कॉलम्स में नहीं करता, तो ये अनट्रू ये वाली स्टेटमेंट है। क्लियर। हिडन ट्रेंड किससे पता चलता है, डायग्रामेटिक मेथड से हिडन ट्रेंड पता चलता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय, सारे इनसे करते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन बताओ, दैट इज टैबुलेशन। एक्यूरेसी में सबसे बढ़िया टैबुलेशन। द चार्ट दैट यूजेज लॉगरिथम ऑफ द वेरिएबल, कौन सा आ जाएगा, रेशियो चार्ट या लॉगरिथमिक चार्ट। ये कब होता है, जब टाइम सीरीज में क्या हो, वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस। मल्टीपल लाइन चार्ट, एक्सेस नहीं है, लाइन चार्ट है, तो इस मतलब डिफरेंट यूनिट या सेम यूनिट, सेम यूनिट, तो कौन सा आएगा, टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। मल्टीपल एक्सेस लाइन चार्ट, मल्टीपल एक्सेस कब होगा, जब यूनिट्स डिफरेंट होंगी, तो मोर देन वन टाइम सीरीज हो और उनकी यूनिट्स डिफरेंट हो, ए और बी या ए एंड बी, भाई दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए ना, तो ए एंड बी। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बताओ, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम किसके लिए होता है आपके पास, बीच के दो, दैट इज ज्योग्राफिकल एंड क्वालिटेटिव। तो ज्योग्राफिकल को डेटा वेरी ओवर स्पेस बोलेंगे और ये क्वालिटेटिव दैट इज ए और। वर्टिकल बार डायग्राम बताओ कब यूज करते हैं, पहले वाले में और लास्ट वाले में, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव, तो ए और सी के बजाय बी और सी आना चाहिए था। इसको भी एक बार कोरिगेंडम में 3 क्वेश्चन चेक करने हैं, अभी चेक कर लेना, यहाँ पे बी कर लेना इसको, ठीक है, तो ये बी हो जाएगा आपके पास। डिवाइडेड बार चार्ट, ये बताया अभी मैंने, डिवाइडेड बार चार्ट क्यों यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए कंपोनेंट्स को और टोटल के साथ कंपेयर करने के लिए। तो बताओ कौन सा आएगा, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द टोटल आएगा। तो ए और बी, ए एंड बी, तो क्या आएगा, ए एंड बी दोनों है ना। बताओ क्या बात समझ में आ गई, ये बढ़िया सवाल था आपके पास, ए एंड बी। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज, बताओ कंपेयर करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, मल्टीपल बार चार्ट, ग्रुप्ड बार डायग्राम, ए और बी दोनों कर सकते हैं, तो दोनों को ही कंपेयर कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन चेक करना था कि दोनों में से एक को भी कर सकते हैं ना अपन, भाई दोनों में से एक को कंपेयर करने के लिए यूज किया जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी डाउट रहता है, इसको भी मार्क करते हैं। पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर, किसको करने के लिए, टोटल से कंपेयर करने के लिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल। सिर्फ ए ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है, तो ये पाई डायग्राम आ गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बताओ, क्या असेंडिंग ऑर्डर में करता है, जरूरी थोड़ी ना है। अरेंजेज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप मतलब क्लासेस में डिवाइड करता है, तो क्या यही आएगा आपके पास, यस, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, बताओ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल ऑफ शेयर्स है, बताओ शेयर्स, हाँ भाई वंश, शेयर्स कैसे हो सकते हैं बताओ, डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट। क्या शेयर्स कभी पॉइंट में हो सकते हैं, नहीं, हमने कभी नहीं पढ़ा। हमने कहा जब भी ये पॉइंट में होते हैं तो हम राउंड ऑफ करते हैं, क्या तो हायर साइड या तो लोअर साइड, उसी तरीके से करते थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, लोअर लिमिट तो इंक्लूडेड, कौन सा आएगा, एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड द लोअर, यही है बी ऑप्शन। इंक्लूसिव में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लोअर लिमिट इंक्लूडेड होगी, अपर लिमिट, सॉरी दोनों लिमिट, इंक्लूसिव में दोनों लिमिट इंक्लूडेड होती है। बट यहां पे तो पूछा क्या था कि इंक्लूसिव सीरीज किसके लिए बनाते हैं अपन, डिस्क्रीट के लिए, और एक्सक्लूसिव सीरीज किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए। लोअर क्लास बाउंड्री इज लोअर लिमिट टू एलसीएल, लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास बाउंड्री इज अपर लिमिट टू अपर क्लास लिमिट, लिमिट के बाद ही होती है ना उससे बड़ी वैल्यू। लेंथ क्या होगी आपके पास, लेंथ ऑफ द क्लास, डिफरेंस बिटवीन बाउंड्रीज। क्लास मार्क होता है वो दोनों से निकलता है, बट बाकी सारे में इसमें बाउंड्रीज ही आएगा आपके पास। पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री के लिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप टू टोटल फ्रीक्वेंसी, यही होता है ना, लेस देन और मोर देन टोटल पे पहुंच जाते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब क्या होता है बताओ जरा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दैट इज क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, कौन सा आ गया आपके पास, बी ऑप्शन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लाइज बिटवीन, क्या 0 एंड 1 इंक्लूडेड होते हैं,
नहीं, नॉट इंक्लूसिव। मोड किससे पता चल सकता है आपको बताओ जरा? मोड किससे पता चलेगा? हिस्टोग्राम से पता चलेगा। मीडियन किससे पता चल सकता है आपको बताओ? लेस देन टाइप ओजाइव से पता चल जाएगा, ओजाइव से पता चलता है। कंपैरिजन अमंग द क्लास फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल, बताओ कंपैरिजन अमंग फ्रीक्वेंसी पॉसिबल होता है किसमें? हिस्टोग्राम। नहीं, मैंने बताया था आपको कि हिस्टोग्राम के अंदर देखेंगे, क्योंकि लाइन लिखी हुई है, मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। हिस्टोग्राम आंसर दे रखा है, हिस्टोग्राम को ही करेंगे। फ्रीक्वेंसी कर्व किसकी लिमिटिंग फॉर्म है? दोनों की है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की भी है, हिस्टोग्राम की भी है, दोनों की है। अगर ये दोनों की है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ए एंड बी। समझ में आ गया? और मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी, मोस्ट ऑफ द, ये हमने कहा था कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व, दिस इज बेल शेप्ड। और प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी कौन सा करती है? दैट इज बेल शेप्ड। प्रॉफिट्स का मैंने बताया था, इनिशियली प्रॉफिट बिजनेस में क्या रहते हैं? कम रहते हैं। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे जैसे आएगी तो बढ़ेंगे, बट जैसे फिर डिस इकोनॉमीज होगी, डिस इकोनॉमीज होती है, आप पढ़ेंगे, इको में भी पढ़ेंगे, तो उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बाद भी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते रहोगे तो फिर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी, और जब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी तो वो डाउनवर्ड प्रॉफिट्स आपके कम होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये अपन देखेंगे, उसमें आएगा, इको में भी आएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, बात समझ में आई? 16 मिनट भी नहीं लगी, बीच में बातें भी करी अपन ने। चलिए, अब आपके पास जो हो गया था वो एक बार मैं सेट बी का भी बता देता हूं। ये बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत बार पूछता है पेपर में। इसका आंसर 92 था, आंसर 92 था, लेकिन किया कैसे था वो समझ में आना चाहिए। तो हमने कहा था कि 360 डिग्री, देखो हमने कहा था टोटल 360 डिग्री होता है, इसके टोटल से डिवाइड कर दो, दैट इज 90। तो ये आंसर कितना आ गया? 4। अच्छा, 4 इंटू क्या कर दूं मैं? हाईएस्ट 35, दिस इज 140, एंड 4 इंटू लोवेस्ट वैल्यू कर दूं, दिस इज 48। डिफरेंस इज, बहुत बार आता है, इन्होंने पूछा है ना, डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। सारी डिग्री नहीं पूछी, डिफरेंस पूछ लिया हाईएस्ट और लोवेस्ट का। जो पूछेगा वो आंसर कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये अपन ने पढ़ा था नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स फॉर 7 डेज दे रखे हैं। आपसे पूछा है कि 3 और लेस एक्सीडेंट्स कितने होंगे बताओ जरा। तो 3 से छोटे, तो ये क्या कर देंगे अपन? अच्छा, 3 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, तो इन सब का टोटल आ जाएगा कितना? 87। ठीक, हमने कहा था कि रिलेट टू द इनकम ऑफ 86% से अर्निंग मोर देन 1500, 1500 से ज्यादा में कौन सा आ जाएगा आपके पास? दिस इज 40, 30 क्या है? 15 से ज्यादा, तो दोनों आएंगे ना ये, तो कितना हो जाएगा? 43। अच्छा, परसेंटेज निकालना था, इन्होंने पूछा है परसेंटेज। तो 86 है ना टोटल, तो 86 का 43 कितना हो गया? 50%, तो परसेंट में आ जाएगा 50%। ध्यान से देख लेना, परसेंटेज पूछा है। नेक्स्ट, फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ये मार्क्स दे रखे हैं, बोला है कि मोर देन 30 से ज्यादा कितने बच्चों के आए हैं? तो बताओ 30 से ज्यादा में, अच्छा ये तो मोर देन नहीं है, ये बिलो है, देखो ध्यान से देखना। ये क्या दे रखा है? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो पहले अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्लास में। तो बिलो के साथ कौन सी होती है? लेस देन के साथ कौन सी है? अपर लिमिट। तो ये कौन सा क्लास इंटरवल है? 0 to 10। अगला 10 to 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50। कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डिफरेंस निकाल के डायरेक्ट भी बता सकते हो अगर आपको पता है, बट एक बार तो आपको समझाना पड़ेगा। इसमें कितना आ गया? बिलो 10 कितना है? 15। इसके और इसके बीच में गैप कितना आ गया? 23। इसके और इसके बीच में गैप कितना आ गया? 27। इसके और इसके बीच में गैप 19 और 16। ये बन गया आपके पास। अब आपसे पूछा क्या था? 20 से 30, मोर देन 30। तो मोर देन 30 में कौन कौन से आ जाएंगे बताओ? मोर देन 30 में कौन से आएंगे? ये दोनों। तो कितना आ जाएगा? 35। ये 35। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम दिस टेबल। तो इसको भी फिर क्या करना पड़ेगा? आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो जरा, इसको कन्वर्ट करने का मतलब मोर देन के साथ कौन सी लिमिट होती है बताओ? लोअर लिमिट होती है। तो दिस इज 200 से 250। ये कौन सा ले लेंगे? 250 से 300। और ये कौन सा ले लेंगे? 300 से 350। समझ में आया? इसमें बताओ मोर देन, इससे 200 250 मोर देन दिस 56 था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 18।
तो ये तो आ गया 18, ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 23, और इसमें कितना आ जाएगा 15। तो इसका मतलब पूछा क्या था 250 से 300, तो आंसर कौन सा आ गया 23। तो आंसर ये आ जाएगा आपके पास 20। बोलो, जो क्वेश्चंस अपन ने किए हुए हैं उनको कितना टाइम लगता है रिवाइज करने में, कम लगता है, ठीक है। अब अपने पास दो क्वेश्चन ये करने हैं। चलिए, आउट ऑफ 1000% टोटल पर्सन कितने हैं 1000, टोटल कितने लोग हैं 1000, 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर कितने हैं 25% मतलब 250, और एग्रीकल्चरल वर्कर्स कितने हैं रिमेनिंग कितने हो गए 750। यहां तक बात समझ में आई। 300 पीपल एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी, तो टीवी पे वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं 300। 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस वर इंडस्ट्रियल, तो मतलब टोटल 1000 में से सिर्फ कितने लोगों ने देखा 300 लोगों ने देखा, और कितने ने नहीं देखा 700 ने नहीं देखा। आगे देखते हैं, 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस, जिन्होंने नहीं देखा, ठीक है, ऑफ द पीपल हु वॉच, तो 700 का 30% वर इंडस्ट्रियल वर्कर, तो 700 का 30% कितना हो जाएगा, ये 210 क्या है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है, ये क्या है इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं। आगे देख लेते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस, जिन्होंने देखा है। तो ध्यान से देखो, आपके पास ये 210 आ गया, तो जिन्होंने नहीं देखे वो निकाल सकते हैं कि एग्रीकल्चर वर्कर्स ने कितना नहीं देखा, ये बता सकते हो। ये इंडस्ट्रियल आ गया, तो एग्रीकल्चर वर्कर्स कितने हो गए यहां पर 490। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो, इसमें दो चीजें बताते हैं, जिन्होंने देखा और जिन्होंने नहीं देखा। जिन्होंने नहीं देखा, तो इसमें से कितने ने नहीं देखा मुझे बता दो। 490 ने नहीं देखा, और इन्होंने में कितने नहीं देखा 210 ने नहीं देखा। तो देखा कितने में बता सकते हो, 40 इन्होंने देखा, और टोटल इसका कितना होना चाहिए 300 ना, तो 260। ये बोलो क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका मतलब 260, तो कितना आ गया इसका आंसर 260। ए ऑप्शन चेक कर लो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, रिपीट कर देता, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। देखिए जरा, टोटल कितने लोग हैं 1000 पीपल, इसमें से 1000 में से कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं और कुछ एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं। ये 25% थे 250, ये थे आपके पास में 750, रेस्ट टोटल कितने हो गए 1000 हो गए। अब इसमें से कितने लोगों ने नहीं देखा वो वर्ल्ड कप मैच, 300 ने देखा, 700 ने नहीं देखा। जिन्होंने नहीं देखा उसका 30% जो है दैट इज 210, ये हैं इंडस्ट्रियल वर्कर। तो बाकी 70% जिन्होंने नहीं देखा वो क्या है आपके पास, इसका 490, ये क्या है एग्रीकल्चरल वर्कर्स। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, देख लो यहां तक। इन्होंने बता रखा है कि 1000 लोगों में 300 ने देखा मैच, 700 ने नहीं देखा, और जिन्होंने नहीं देखा उसका 30%, तो 700 का 30% 210 इंडस्ट्रियल वर्कर हैं। तो ये अपने आप समझ में आ गया, बाकी जो बच गए वो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं। यहां तक समझ में आता है। अब आपको ये समझ में आ गया कि इसमें से दो कैटेगरी बना लेते हैं, जिन्होंने देखा और जिन्होंने नहीं देखा। तो जिन्होंने नहीं देखा उसमें कितने हैं 210, और इसमें कितने हैं 490, टोटल कितने हो गए 700, और ये टोटल कितना आ रहा है 1000। अब इनका टोटल कितना आना चाहिए, जिन्होंने देखा 300। अच्छा, ये कितना बच गया और ये कितना बच गया 260, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, देख लीजिए। आया समझ में कि नहीं आया। अच्छा, ये क्या होता है भाई, आ गया तो ऐसा बोलो कि हाँ सर आ गया, क्या हुआ, ठीक है आंसर। भाई ये कुछ भी बोल सकता कहीं से भी, देखिए जरा। तो ये आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 260। अब आपका ये आखिरी सवाल बचा है सेट बी का, ठीक है। अ सैंपल स्टडी ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्ड दैट टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर 40%। तो इसका मतलब अगर 100 लोग हैं, अगर 100 लोग हैं तो इसमें से वुमेन कितनी है 40, और मेल कितने हो जाएंगे या मैन कितने हो जाएंगे आपके पास। समझ में आ गया यहां तक,
नेक्स्ट, एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स वर 45 एज अ होल। टोटल अगर 100 लोग हैं तो मतलब उसमें से 45 लोग कॉफी ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंकर्स लिखते हैं अपन, कॉफी ड्रिंकर्स। तो टोटल कितने हैं, समझ में आया। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स वॉज 20। बस अब इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो मेल कॉफी ड्रिंकर्स का जो परसेंटेज दे रखा है ये किस पर दे रखा होगा, टोटल मेल पे ही दे रखा होगा, सीधी सी बात है। किस पर लगेगा आपको कि ये टोटल किस पर दे रखा होगा, सोचो आप। भाई दो चीजें हैं कि मेल कॉफी ड्रिंकर्स जो दे रखे हैं आपके पास वो 20% है, क्या तो इसका 20% लूं या तो 45 का 20% लूं, दोनों में से ये दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सोचने वाली बात है, क्योंकि कुछ क्लियरली नहीं बता रखा। तो लगता क्या है कि अगर सिर्फ ये बताएं मेल कॉफी ड्रिंकर्स, तो मेल कॉफी ड्रिंकर्स परसेंटेज कैसे निकाली होगी। अब 45 का 20% ज्यादा रीजनेबल लगता है, तो 45 का 20% ले लो तो कितना आ जाएगा 9, तो यहां कितना आ जाएगा ये 36। अब पूछा क्या था, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। अच्छा, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स की बात कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना कितना हो गया 51। ठीक है, टोटल कितने हो गए ये आपके पास में 55। देखो आप, तो अब अगर अपन ने परसेंटेज इस पर लिया था तो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स का भी किस पे लेना चाहिए, 55 पे लेना चाहिए। तो ये तो गड़बड़ आ जाएगा, कुछ आंसर ही नहीं आएगा। बताओ, समझ में आई बात। तो आपको मतलब गलत है ये समझ में आ गया। हाँ कोई बात नहीं, मतलब मैं कब कह रहा हूं कि भाई समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आती। और अगर इसको दूसरे तरीके से करें तो इसका 20% ले लेते हैं अपन 12, तो ये कितना आ जाएगा 33। तो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वुमेन में कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा 48। पूछा क्या था फीमेल की, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, तो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स मतलब 7/40 इंटू में 100 कितना आएगा 17.5%। आंसर क्या दे रखा है ये देखो, कुछ तो क्वेश्चन में मिस्टेक है। द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स वॉज 20। क्या तो ये परसेंटेज ना दे रखा हो, 55 नहीं करेंगे ना। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये 20% किसका लेना है, बस सवाल में इतना सही है और कुछ है ही नहीं। अगर टोटल लेते हैं तो टोटल का 20% अगर लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा आपके पास में 40, और फिर इसका परसेंटेज भी टोटल पे ही लोगे तो आंसर तो मैच हो जाएगा। बट आंसर तो मैच करा देंगे अपन, ऐसे कुछ भी कर देंगे। ठीक है, एक बार कोरिगेंडम निकालो जरा इसका, लाइट चली गई। हाँ, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। मैन कॉफी ड्रिंकर्स वर्ड देखते हैं जरा एक बार, क्या हुआ नहीं दे रखा, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसके अंदर इन्होंने ऐसा ही ले रखा है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा। बाकी एक बार देख लेता हूं मैं फिर दोबारा से। नहीं रुक जाओ यार, इतना जल्दी कंक्लूजन पे मत पहुंचा करो। मैन कॉफी ड्रिंकर्स दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में कि वो मैन और कॉफी दोनों पी रहे हैं, और वो परसेंटेज दे रखा है आपके पास 20%। तो वो आपके पास, हाँ मतलब मैन है और कॉफी पी रहे हैं यार तो ये ओवरऑल पे ही लेकर करना पड़ेगा आपको, सही है, ये ओवरऑल पे ही आएगा। और इसका मतलब भी यही हुआ आपके पास, ये 20% जो लेना है वो किस पर लेना है आपने, टोटल पे लेना है, तो इसका आंसर सही आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, मेल कॉफी ड्रिंकर्स लिखा है तो यहाँ पे ये कुछ नहीं बता रखा, तो ये टोटल पे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब टोटल अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो मेल भी हैं और कॉफी ड्रिंकर भी हैं, इसका मतलब यही होगा। और कुछ इंटरप्रेट कर ही नहीं पाएंगे कि इसका मतलब मेल कॉफी ड्रिंकर्स को क्या समझे। बाकी अगर आप कहोगे कि जो 60 हैं उनका 20%, तो ये
कुछ समझ दे ही नहीं रखा है ऐसा। तो सिंपल बता रखा है मेल और कॉफी ड्रिंकर दोनों हैं 20%। इसका मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जो मेल भी हैं और कॉफी ड्रिंकर्स भी हैं, तो डायरेक्ट लेना पड़ेगा। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? तो ये जो आपको 20% लेना है ये इसका टोटल का ले लेना है 20%। यानी यहां तक क्या कह रहे हो? सही है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब वही है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सही है, आपको इसको इंटरप्रेट ही ऐसा करना है क्योंकि उसका सेंस ही नहीं निकलेगा। 60 का दे ही नहीं रखा ना मेल कॉफी ड्रिंकर्स, तो ये थोड़ी ना कह रखा है कि मेल कॉफी ड्रिंकर्स में सिर्फ कॉफी ड्रिंकर्स मेल में से इतने %, तो उस पर ले ही नहीं सकते। तो आपको 100 पे ही लेना पड़ेगा टोटल का ही। तो टोटल में 20% ऐसे हैं जो मेल भी हैं और कॉफी ड्रिंकर्स भी हैं, तो टोटल का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हो गए सारे के सारे। सेट सी था जो कि आपको खुद करना है, कोई डाउट आया तो मेरे से पूछ लेना। बाकी हो गए सारे, 5 ही तो थे। हाँ भाई, पहले में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछता नहीं है इतने लंबे चौड़े, बट ये लास्ट में कर लेना सेट सी। मैं ये कहूंगा आपको, अभी रहने देते हैं इनको, आप एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करो, कभी फ्री टाइम होगा तब इनको देख लेंगे या लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं जितना अपन इस पर टाइम लगाए। जहां पर होगी वहां पर मैं बताऊंगा कि इसका सेट सी आपको करना है। इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, ये कर पाओगे, कुछ ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो इसके अंदर। ठीक है भाई, रहने देते हैं, सेट सी रहने देते हैं। तो ये आप घर से कर लेना। तो इसी के साथ ये चैप्टर मैंने 100% ओवर करा दिया है, रिवाइज भी करा दिया है, क्वेश्चंस भी सारे रिवाइज करा दिए हैं, सब कुछ हो चुका है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ।